हेलो एवरीवन, जेएसएन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10th के जो चैप्टर सेकंड साइंस का वो है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हमने देख रहे थे। तो इसमें हमने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें अम्ल के बारे में देख लिया हमने, क्षार के बारे में हमने उसमें देख लिया है। देन उसके बाद में हमने जो रासायनिक गुणधर्म है उनको देखा था। जो अम्ल के साथ में जैसे हम धातु के ऑक्साइड, वो धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड की जब हम विक्रिया करवाते हैं तो देन उसके बाद में हमने उसी में जो सूचक होते हैं उनके बारे में देखा था। देन इसके बाद में हमने अम्ल और क्षारक की जो समानताएं, कौन कौन सी समानता है, तो हम समानताएं यहाँ तक देख लिया है कि अम्ल और क्षारक कौन कौन सी समानताएं होती है। तो सभी अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जबकि जो सभी क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो यहाँ तक हमने इससे पहले के जो पार्ट में पढ़ लिया है। तो आप इस टॉपिक से मतलब ये पार्ट को देखने से पहले उस पार्ट को देखें। उसके बाद में देखते हैं हम क्षार तथा अम्ल की जो प्रबलता के बारे में देखते हैं। तो किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके उत्पन्न H+ आयन या OH आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो जो हम क्षार और अम्ल की जब प्रबलता के बारे में बात करते हैं तो उसमें देखते हैं हम जो इनकी अम्ल और क्षार की जो प्रबलता होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो H+ आयन या OH- आयन, यानी H+ आयन तो क्या देंगे, तो अम्ल होंगे वो H+ आयन देंगे, जबकि जो क्षार होंगे वो OH- आयनों की संख्या पर ये निर्भर करता है। तो जो इनकी प्रबलता है वो अम्ल और क्षारक की क्या आयनों के ऊपर, संख्याओं के ऊपर ही क्या करता है, निर्भर करता है। देन इसके बाद में देखते हैं हम आगे, किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जो किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता का हम एक सार्वभौमिक सूचक के द्वारा हम इनका पता लगा सकते हैं या उनकी जो सूचक है उनको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं सार्वभौमिक सूचक क्या होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो सार्वभौमिक सूचक होता है जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं, वो अनेक वो मिश्रणों को क्या होता है, जो ये क्या होता है, अनेक मिश्रणों का ये मिश्रण होता है। इसके बाद में हम देखते हैं ये इसकी हम किस प्रकार से हम, तो इसमें देखते हैं जलीय विलयन में जो अम्ल और क्षारक डालते हैं तो इनमें क्या परिवर्तन या क्या चेंजेज हमें देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जब हम जल की उपस्थिति में, हम अम्ल में हम कह सकते हैं कि H+ आयन उत्पन्न करते हैं, उसे हम अम्ल। तो इसमें H+ आयन H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन के रूप में हमें आ जाते हैं। तो जब हम जल में जब हम जल की उपस्थिति में H+ आयन डालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है, जो कि H+ आयन प्लस H2O जो ये मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। देन इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब हम जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें हाइड्रोनियम आयन प्लस में क्लोरीन आयन हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं जल की उपस्थिति में क्षारक जो कि OH- जो देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं, तो आयन उत्पन्न करते हैं। तो इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हम जल की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल जो हाइड्रोनियम आयन हमें प्राप्त होगा। तो इसमें जो सोडियम होता है वो जल में हम जब डालते हैं तो ये Na+ और OH- में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। इसी प्रकार हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में डालेंगे तो हम Mg+2+2OH- में ये टूट जाएगा। तो सभी क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जो सभी क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और जल में घुलनशील क्षारक ही क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो जो सभी क्षारक होते हैं वो जल में तो घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन जो जल में घुलनशील क्षारक होता है उनको ही हम क्षार कहते हैं। इस प्रकार हम नोट देखते हैं कि जब जल के साथ हम अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। तो हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर हम कोई भी परीक्षण करते हैं तो जल और जब हम अम्ल या फिर क्षारक को मिलाते समय हमें सावधानी इसलिए बरतनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि हमें अम्ल में जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो अम्ल होता है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है। इसलिए हम इसमें जब इसमें जल डालते हैं तो इसमें से क्या होता है, ये वाष्पशील ज्वलनशील क्या निकलती है, इसमें से गैस निकलती है, जो कि क्या होती है, मानव के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए हम अम्ल में जल न डाल के जल में अम्ल मिलाते हैं, जिससे उनकी क्रियाशीलता होती है जो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए हमें अम्ल में जल न डालना चाहिए, जबकि जल में अम्ल डालना चाहिए। तो हम इसमें देखते हैं कि जल के साथ अम्ल या क्षारक मिलाते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसलिए हमें सावधानी हमेशा अम्ल या क्षारक को ही हम जल में डालना चाहिए, लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए। जब हम जल में भी अम्ल या क्षारक मिलाते समय भी क्या करना चाहिए, इसको हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि ये उत्पन्न ऊष्माक्षेपी होती है। जो अत्यंत ही ऊष्माक्षेपी होती है, तो ऊष्माक्षेपी में हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिससे क्या होती है, ऊष्मा इसमें से बाहर निकलती है। इसलिए हमें इसे जब हम मिलाते हैं तो इसे हमें हिलाते रहना चाहिए, जिससे ये आसानी से मिल जाए। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सांद्र अम्ल में जल मिलाते समय जो उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण, जब हम सांद्र अम्ल होते हैं, सांद्र अम्ल हमने इससे पहले के वर्ष में देख लिया, तो सांद्र अम्ल क्या होता है, एक तरह से गाढ़ा होता है। तो इसमें जो जल की मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती है, जबकि जो अम्ल की मात्रा होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। तो इसको जल में मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा, जब हम सांद्र अम्ल में जल मिलाते हैं तो जो इसमें उत्पन्न ऊष्मा होती है, इसके कारण क्या होता है, जो मिश्रण होता है वो आस्फलित होगा। आस्फलित मतलब हम कह सकते हैं कि ये बाहर निकलना, उकलना, जिसे हम कह सकते हैं कि जिसमें जैसे, तो उसमें झाग के रूप में क्या होता है, वो आस्फलित होकर क्या हो जाती है, बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। जल का मतलब होता है यहाँ पर वर्ण, आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप में के कारण क्या होता है, जो कांच का पात्र होता है, जब हम ये क्रिया करवाते हैं सांद्र अम्ल में जब जल मिलाते हैं, तो इससे क्या होता है, जब किसी कांच के पात्र पर हम इसे डाल दिया जाता है तो क्या हो जाता है, वो कांच का जो बर्तन होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसी कारण हमें अम्ल में जल न डालकर क्या करना पड़ता, जल में अम्ल मिलाते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जल को अम्ल में डालने पर, जब हम यही क्रिया जब जल को अम्ल में डालने पर, इसमें तो क्या कर रहे थे, हम अम्ल में जल मिला रहे थे, इसमें क्या कर रहे थे, जल को अम्ल में डालने पर क्या हो जाता है, मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ जाता है। इसमें भी क्या होता है, जो मिश्रण होता है वो बाहर आ जाता है। स्थानीय ताप के कारण क्या होता है, ये जो कांच का पात्र भी होता है वो क्या हो जाता है, इसमें टूट जाता है। डेंस के बाद में हमने जो pH स्केल देखा था उसमें हमने इतना डीपली नहीं समझा था, इसलिए ऐसे तो pH स्केल क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। जो pH स्केल होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, एक स्केल होता है। इसमें जो हमारी जो pH वैल्यू के आधार पर अम्ल और जो क्षारक और उदासीन का हमें पता लगाने के लिए ये होता है। तो ये क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे हम pH स्केल कहते हैं। तो pH स्केल में जो P है, जो P वर्ड है वो पुशांश यानी पोटेंट, जो कि एक जर्मन शब्द है, जिसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, शक्ति होता है, मतलब पावर। तो इस प्रकार से एक pH स्केल होता है, इस पर ये नंबर काउंट होते हैं। तो हम जो 0 से 7 के बीच में लेते हैं तो वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं।
जबकि जो 7 पर होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। जबकि जो 7 से और 14 के बीच में होता है वो क्षार होते हैं। देन इसके बाद में हमने देखा था जिस प्रकार हम 7 से इधर की ओर जाते जाएंगे इस प्रकार इसमें सबसे पहले हमें दुर्बल अम्ल, देन उसके बाद में हमें जैसे 4, 3, 2 की ओर जाएंगे तो हमें प्रबल अम्ल प्राप्त होते हैं। देन इसी प्रकार हम 7 के बाद में जाएंगे तो प्रबल अम्ल, देन उसके बाद में हमें दुर्बल अम्ल प्राप्त होते हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि जब पीएच का मान जब 7 होता है तो क्या होता है, जो विलयन होता है वो कैसा होता है, सॉल्वेंट न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। तो इसमें हम उदासीन विलयन के जैसे इसमें देखते हैं उदाहरण के तौर पर हम जल, तो ये कैसा होता है, उदासीन होता है, जो इसका पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। इसीलिए जो जल का जो रंग और जो स्वाद होता है वो क्या होता है, स्वादहीन होता है। जब हम पीएच का मान जब 7 से कम होगा तो जो क्या होगा, तो पीएच का मान 7 से कम होगा तो ये क्या होंगे, अम्लीय होंगे। तो इसमें जैसे HCl, ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये इस प्रकार से हम और भी एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, तो ये इसके कई उदाहरण हैं। इसी प्रकार हम जब पीएच का मान जब 7 से ज़्यादा होता है तो इसका जो विलयन होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो इसमें जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो लगभग 8 के बराबर होती है। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद में ये आपको जो मैंने अभी बताया था यही इसके बारे में है ये। तो इसमें क्या होता है, ये स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब इसमें देखते हैं जैसे हम, तो ये क्या होता है 0 से 14 के बीच में ये स्केल जो होते हैं इस प्रकार से होते हैं। ये 0 होती है, इसमें बीच में 7 होता है और ये 14 होता है। तो इसमें देखते हैं जो H+ की जो होती है मात्रा, तो इसमें जब H+ की मात्रा होती है तो इसमें क्या होता है, जब हम धीरे धीरे इसमें जब 7 के बाद में 6 पे आएंगे, 6 के बाद में 5 पे आएंगे, तो जो 5 और जो 6 है ये क्या होते हैं, ये दुर्बल होते हैं। जब पीएच वैल्यू की मान 5 और 6, इसके बाद में 4, इसी प्रकार हम जब और भी इधर आएंगे 4, 3, 2, तो ये क्या होंगे, ये प्रबल अम्ल होंगे। जब पीएच वैल्यू का मान जब 4 होगा तो वो प्रबल होंगे 5 की तुलना में। 5 कैसा होगा, दुर्बल होगा। तो इसी प्रकार जो दुर्बल अम्ल है वो कैसे है, HCl है जो दुर्बल अम्ल है, H2SO4 है, इनका मान क्या होता है, 5 से कम होता है। HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल होता है, इसका भी जो पीएच वैल्यू है वो कम है। देन इस प्रकार इसमें क्या होता है, तो इधर की साइड जाएंगे जब H+ आयन की क्या होती है, इसमें आयन की कमी होती है। जबकि इधर जाएंगे तो इसमें क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। तो इसमें जैसे एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। इसी प्रकार हम क्षार में समझ सकते हैं। कार्बोनिक एसिड होता है। इसी प्रकार हम क्षार में, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, तो इसमें जैसे जैसे 6 के बाद में, 7 के बाद में 8, 9, तो ये क्या होंगे, इसके बाद में 10, 11। तो इसमें जो 7, 8, 9 है यहाँ तक तो कैसे होंगे, प्रबल होंगे। जब भी देन इसके बाद में 10, 11 होंगे ये दुर्बल होंगे। तो इसमें हम जैसे जैसे ज़्यादा जाते जाते हैं तो इनकी जो क्या होती है, दुर्बल क्षार होते जाते हैं। तो इसमें क्या होती है, आयनों की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, वो होती है जैसे जैसे ये ऊपर ग्राफ होगा इसमें इस बार ये क्या होगी, आयनों की जो OH- आयन में की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति। तो जिस प्रकार हम 7 से, ये पीएच स्केल है, इसमें हम 7 से इधर की ओर गमन करते हैं तो इसमें क्या होगी, बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति होगी। देन उसके बाद में हम 7 से 14 की ओर जाएंगे तो इसमें क्या होगी,
बढ़ती हुई क्षारीय प्रवृत्ति होती है। तो इसमें क्या होती है, जब बढ़ती हुई क्षारीय प्रवृत्ति में तो H+ आयन की क्या होगी, इसमें कमी होगी, और OH- आयन की क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी। जबकि हम इधर की साइड आते थे, H+ आयन की क्या होती है, इसमें हाइड्रोजन आयन की क्या होती है, वृद्धि होती है, जबकि जो OH- आयन है उसकी क्या होती है, इधर को कमी होती है। तो हम इसमें समझ गए होंगे। देन इसके बाद में देखते हैं कि जो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व होता है वो क्या होता है। तो जो हमारे पेड़ पौधे, पशु और एवं सभी के पक्षी क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं दैनिक जीवन के महत्व में। तो इनके इम्पोर्टेंस में देखते हैं कि हमारा जो शरीर होता है वो 7.0 से 7.8 पीएच के बीच की जो परास होती है, रेंज होती है, उसके बीच में क्या करता है, कार्य करता है। तो जो वर्षा के जल की जो पीएच का मान होता है वो जब 5.6 से बढ़कर या 6 से कम हो जाती है तो क्या हो जाती है, जो वह वर्षा होती है वो क्या हो जाती है, एक तरह से अम्लीय हो जाती है। इसीलिए हम जब अम्लीय वर्षा होती है उसमें जो पीएच का मान होता है, जब हम देखते हैं जब अम्लीय वर्षा होती है तो इसमें जो पीएच का मान 5.6 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए ही हम इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद।